स्वागत है सभी का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं आज मैं जो हर एग्जाम के अंदर आता है। स्कूल व्याख्याता के लिए तो होना ही होना है, उसमें तो सिलेबस में लिखा हुआ है गुज्जर प्रतिहार। उसके अलावा ये का यही सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। सेकंड ग्रेड में भी यही टॉपिक है गुज्जर प्रतिहार। अगर आप अध्यापक बनना चाहते हो तो पूरी तरह से तैयार हो जाओ। बड़ी भर्तियां आपका इंतजार कर रही है और लगातार आएगी ये भर्तियां। तो बहुत बड़ा मौका है सेकंड ग्रेड बनने का, फर्स्ट ग्रेड बनने का। अभी जब फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई थी तो सब रीट में लगे हुए थे और तुम लोगों की ये सोच बन चुकी है कि बस थर्ड ग्रेड लग सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड नहीं। और फर्स्ट ग्रेड लगना बड़ा आसान है। इस चीजों को समझो तुम लोग। बड़ी वैकेंसियां आ चुकी है, तो बड़ी आनी है भाई। विभाग पूरा जो है खाली पड़ा है, शिक्षा विभाग। तो ऐसी स्थितियां शिक्षा विभाग में है, पोस्ट इतनी सारी खाली पड़ी है। तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से तैयार हो जाओ। और दोनों पेपर जिसके तैयार होंगे, दोनों पेपर। इस बार क्या हुआ था, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा था बच्चों का? सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये आ रही थी, कई बच्चों ने जो है वो पहले पेपर की तैयारी कर ली ढंग से, सेकंड की नहीं की। कईयों ने सेकंड की कर ली, पहले की नहीं की। कईयों ने सेकंड का ऑनलाइन बैच ले लिया और फर्स्ट की खुद ही सेल्फ कर रहे थे। ऐसी स्थितियां बनी। एक बात समझ में नहीं आती, पॉलिटिकल जैसे में 200 नंबर मेरिट और फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं उन बच्चों की तो है ही, जिन बच्चों ने उनसे पढ़ा है उनकी तो सबसे बड़ी कमी है ये। जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको क्या आ रहा है, जब अपने सब्जेक्ट में वो 200 नंबर पहले पेपर के जुड़ हो रहे हैं, वो नहीं ला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की कमी तो है ही, लेकिन बच्चों को जो गाइडेंस देते हैं अपने सब्जेक्ट के, जो गुमराह करते हैं, और बच्चों को सच में वैसे ही टीचर बढ़िया लग रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या? बच्चे ज्यादातर रीट की तैयारी में लगे हुए थे, ऑनलाइन के भरोसे बैठ गए और अच्छा कंटेंट मिला नहीं। जो एग्जाम में आने वाला है वो कंटेंट मिला नहीं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ सभी। गुज्जर प्रतिहार राजवंश का भाग 1 लेकर आए। ऐसे क्वेश्चन जिनसे एग्जाम में, जिन बातों को आप जान लोगे तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं गुज्जर प्रतिहार राजवंश की। बिल्कुल टेक्निकल टीम से निवेदन है, एक बार इसको देखें आप। चलो रत्नी जी, राजकुमार जी, संगीता जी, मेनपाल जी, परमेश्वरी जी, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं गुज्जर प्रतिहार राजवंशों की। मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लो। एग्जाम पास करना बहुत सरल है अगर आपको सही रहा है तब, वरना यही होगा जो पॉलिटिकल का रिजल्ट बता रहा था ऑनलाइन टीचर से पढ़ने के बाद में। तो जब तक एग्जाम में क्या आएगा, अरे कैसा ही क्वेश्चन आए, कितना ही हार्ड आए, कितना ही हार्ड आए, लेकिन 80% तो पढ़ाई हुए में से आना चाहिए। नहीं तो क्या स्थितियां रहेगी जैसे बच्चों की हालत रही है। चलो, और आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है। इन चीजों को समझ गए तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता आपका। पहली चीज तो कंटेंट है। पढ़ तो हम लेंगे, लेकिन हमारे पास अच्छा कंटेंट हो, उसको याद करें अपन। गुज्जर प्रतिहार हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम दो, गुज्जर प्रतिहार वहां पे एक महत्वपूर्ण भूमिका में टॉपिक रहने वाला है। तो तैयार हो जाओ सभी। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कल्हड़ कश्मीर का था ये, कल्हड़। और कल्हड़ की जो पुस्तक है राज तरंगिणी, इसने इस पुस्तक में निम्न में से किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया है? संतोष जी नमस्कार, जल्दी से जल्दी आंसर दे दो। नियमित जुड़े रहोगे तभी फायदे में रहोगे। मैं एकदम नियमित आ रहा हूं आपके लिए, तो आप भी तैयार रहे नियमित। बाद में जब क्वेश्चन टॉपिक में से आएंगे कि हाँ ये बात बताई गई थी, ऐसा हुआ था। अशोक कुमार जी नमस्ते। पहली चीज तो यही है कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। पहली चीज यही है। फिर बाद में कुछ नहीं होना, ना सब्जेक्ट पढ़ पाओगे ना जीके पढ़ पाओगे। तो तैयारी अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए। तो कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है उसमें किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? शिल्पा जी राधे राधे। चलो जल्दी से जल्दी उत्तर दे दो। अभी तक कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है।
कल्हण की राज तरंगिणी में किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों का उल्लेख है? मिहिर भोज की। मिहिर भोज प्रथम, मिहिर भोज कह दो या भोज प्रथम कह दो, एक ही है ये। ठीक है, एक ही शासक को कहते हैं। मिहिर भोज कह दो, मिहिर भोज प्रथम कह दो, भोज प्रथम कह दो, भी उत्तर होगा इसका। अच्छी तरह से ध्यान रखना। कल्हण जो कश्मीर का था, जिसने कश्मीर का इतिहास लिखा राज तरंगिणी में, उसने मिहिर भोज, और वास्तव में आपको बताया सबसे ताकतवर मिहिर भोज ही हुआ इनमें। किस अरबी यात्री ने 651 ईस्वी में मिहिर भोज के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया है? कौन सा अरबी यात्री जिसने मिहिर भोज के बारे में वर्णन प्रस्तुत किया है? क्योंकि वो खुद आया था, अरबी यात्री, वो खुद मिहिर भोज के समय आया था। डेट है 851 ईस्वी में आया था वो खुद। तो मिहिर भोज के संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है गुज्जर प्रतिहार। हर बार एग्जाम में एक जटिल क्वेश्चन आ रहा है गुज्जर प्रतिहार का, हर बार। अरे लड़ाई एक एक क्वेश्चनों की लड़ाई है, जितने आप सोचते हो ना उतने सब करके आते हैं। मेरिट से कम 20 नंबर ऊपर रहो तब तो मजेदारी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक को अच्छी तरह से खोदना ही तो है, और करना क्या है। बिल्कुल। अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के समय आया था। कौन आया था? सुलेमान। एकदम करेक्ट उत्तर है सी। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राजकवि थे राजशेखर। उन्होंने कौन सी ग्रंथ रचा है? बिल्कुल, जल्दी से जल्दी उत्तर देना शुरू कर दो कि प्रतिहार शासक जो महेंद्रपाल हुआ था, महेंद्रपाल के दरबारी कौन थे आपसे पूछे तो राजशेखर सूरी थे। बहुत फेमस थे ये राजशेखर। महेंद्रपाल के दरबारी थे राजशेखर। और राजशेखर ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं इनमें से? ऑप्शन से बताना आपको। कपूर मंजरी, बाल रामायण, भुवन कोश, उपरोक्त सभी। ये चीजें आनी जरूरी है, ध्यान रखो अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन ही बनेंगे, इन बातों से ही बनेंगे। ये भी बन जाएगा। किसके दरबारी थे? कपूर मंजरी, बाल रामायण, भुवन कोश, बिल्कुल करेक्ट है। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। कपूर मंजरी भी इनकी है, बाल रामायण, भुवन कोश भी इनकी है, विदुषाल भंजिका भी इनकी है, काव्य मीमांसा भी इनकी है, बाल भारत भी इनकी है, प्रचंड पांडव भी इनकी है, भुवन कोश भी इनकी है। बिल्कुल विमल जी, नमस्ते। चौथा, आर्यवर्त का महाराजाधिराज की उपाधि किस गुज्जर प्रतिहार शासक की थी? आर्यवर्त का महाराजाधिराज किसे कहा गया था? बिल्कुल डेली जुड़े रहो अगर आपको सच में सीखना है तो। इतनी बातें और एग्जाम में आने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं। सिलेक्शन 100% है, निश्चित है, अगर आप इन चीजों को तैयार कर लोगे तो। ये मेरा अनुभव है, निश्चित रूप से आपके काम में आने वाला है। आर्यवर्त का महाराजाधिराज चौथे का। बिल्कुल रानू जी, हरविलास भी है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन, बी उत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही कमजोर है। मैंने आपको यह बोला था, कल संडे भी आ गया, मैंने बोला था गुज्जर प्रतिहार का टेस्ट लूंगा मैं। आर्यवर्त का महाराजाधिराज महिपाल प्रथम की उपाधि है। बिल्कुल, महिपाल प्रथम की उपाधि है। ये नहीं पता आर्यवर्त का महाराजाधिराज, और ये उपाधि दी किसने इसको? राजशेखर ने दी है। राजशेखर जो दरबारी था, ये दरबारी महेंद्रपाल का भी था, दो जनों का दरबारी रहा है। पहले महेंद्रपाल का रहा, फिर उसके मरने के बाद महिपाल का रहा। दोनों का ही दरबारी रहा है राजशेखर। तो राजशेखर ने महिपाल को उपाधि दी थी आर्यवर्त का महाराजाधिराज। सबका गलत हो गया है।
बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यही सिलेक्शन करवाते हैं, एक एक क्वेश्चनों की तो लड़ाई है। और जीके जैसे आपकी गणित कमजोर है, आपकी अंग्रेजी कमजोर है, किसी का साइंस कमजोर है, किसी का क्या, तो जीके में तो निकाल लो नंबर, यहां तो निकाल लो, यहां तो प्रयास करना पड़ेगा अपन को। प्रतिहारों की मंडोर शाखा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? प्रतिहारों की बहुत सारी शाखाएं निकली, तो जो सबसे पुरानी शाखा थी, आपसे पूछेंगे कि सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी, तो आप बताओगे कि मंडोर शाखा इनकी सबसे प्राचीन थी। मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? बिल्कुल जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। मंडोर शाखा जो सबसे पुरानी थी, बिल्कुल इसका सही उत्तर दे रहे हो सभी, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने मंडोर शाखा की स्थापना की थी, जो सबसे पुरानी थी। ये सब जो जुड़े हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये तीनों नाम, ये भी मंडोर शाखा के लोग हैं। ये जो तीनों प्रतिहार शासक दिख रहे हैं, ये भी मंडोर शाखा के ही हैं। प्रतिहारों की जालोर शाखा का संस्थापक कौन था? बिल्कुल बताओ। प्रतिहारों की मंडोर शाखा पूछे तो हरिश्चंद्र है, तो जालोर शाखा का कौन था? रज्जिल था कि हरिश्चंद्र था कि नागभट्ट प्रथम था कि महेंद्र प्रथम था? ये समय रुकता नहीं किसी के लिए, दौड़ रहा है ये, और भर्ती इतनी जल्दी आ जाएगी कि आप सोच नहीं सकोगे। वास्तविकता को समझ लो, प्रण ले लो, आज रात से ले लो, सुबह से ले लो, और प्रण लेने की आदत डालो कि मुझे ऐसा करना है, करना है। हर वक्त ये दिमाग में आना चाहिए, मुझे करना है, मैं क्यों समय बर्बाद कर रहा हूं, मुझे करना है, तब होगा ये काम। जब तक जानने की इच्छा नहीं होगी, सीखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक किताब लेकर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ये लक्षण तो होते हैं 16-17 साल की उम्र होती है ना, जो टीनेज होती है, किशोरावस्था, तूफान की अवस्था, उसमें होता है कि किताब लेकर बैठे हैं और ख्यालों में खोए हुए हैं। अब आप जो है बीएड कर चुके हो, ऐसी फील्ड में आ चुके हो, कि ऐसी उम्र में आ चुके हो कि आप अपना भला सोच सकते हो। चलो देखो, प्रतिहार की जालोर शाखा का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। बिल्कुल, जालोर शाखा जो थी, जालोर शाखा का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। ही उत्तर सही है एकदम। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, बिल्कुल डेली, संगीता जी डेली रूटीन बना लो कि मुझे पढ़ना है, और टाइम टेबल बना लो कि दो प्रकार का कैसे, कि जैसे मुझे सुबह ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है। और अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो 3 प्रकार का टाइम टेबल बनाओ, सुबह, दोपहर और शाम का, नाइट का। तो इस प्रकार का एक टाइम टेबल बनाकर निश्चित रूप से, कोई बड़ा लंबा चौड़ा टाइम टेबल नहीं बनाना होता है कि जैसे एक पेज में कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, फिर कोलगेट करूंगा, 7 बजे उठूंगा, मैं थोड़ा घूमूंगा, योगा टाइम है, फलाना टाइम है। हर घंटे का कभी टाइम टेबल नहीं बनता, महामूर्ख लोग होते हैं वो। और आपको पता है, कोई बड़े बड़े पद पे पहुंच जाता है ना, तुक्के से पहुंचा, कैसे ही पहुंचो, किस्मत से पहुंचो, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, फिर वो आइडिया देने लग जाता है, ऐसे करो वैसे करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। मनोविज्ञान यही कहती है, एक दिन में 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए। 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ो बस, अधिकतम। सुबह, दोपहर और शाम 3 रूटीन होने चाहिए बस। और टाइम नहीं है तो 2 रूटीन बना लो अभी, लेकिन रूटीन बनाओ, रूटीन बिना कुछ नहीं होने वाला। प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है हरिश्चंद्र ब्राह्मण को। लेकिन इसने पूछा है कि वास्तविक कौन है, नागभट्ट प्रथम है। बिल्कुल ए उत्तर होगा, नागभट्ट प्रथम। बिल्कुल इंद्र प्रकाश जी काफी कम रह गए। प्रतिहार व पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। प्रतिहार व पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, चोल कुल चिन्ह में, चंदेल कुल चिन्ह में, पाल कुल चिन्ह में। बिल्कुल ईओ की भर्ती में देखो, मैं बताता हूँ,
कंपटीशन जबरदस्त है इसके अंदर जो आरएस लगे हुए थे ना एलाइड में, वो लोग भी तैयारी कर रहे थे। ठीक है, और काफी लोग जो पटवारी ग्राम सेवक लगे हैं वो भी इसका एग्जाम दे रहे थे। कई तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भी इसकी ट्राई मार रहे थे। तो बहुत सारे लोग इसका प्रयास कर रहे थे और अच्छे पढ़े लिखे लोग तैयारी कर रहे थे। जो पहले से काफी अच्छे सेटल हैं वो लोग तैयारी कर रहे थे। ये है तो ईओ की भर्ती एक ग्राम सेवक जैसी, ठीक है, जैसे गांव में ग्राम सेवक होता है वैसे ही नगर पालिका में ईओ होता है, वैसी है। लेकिन जब नगर पालिका में शुरू में आपको जैसे 4th ग्रेड नगर पालिका मिलती है वो तो एक गांव के समान ही है। फिर धीरे धीरे इसमें प्रमोशन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर उसके बाद में प्रमोशन के चांस ज़्यादा होते हैं तो लोग इसमें जल्दी तरक्की करते हैं, प्रमोशन जल्दी होता है, इसलिए लोग इसका प्रयास ज़्यादा कर रहे थे। और आपको पता है दूसरा कारण क्या हो सकता है कि लोग इसका ज़्यादा प्रयास क्यों कर रहे थे, ठीक है। तो कई रीजन है जिनके पीछे ईओ आरओ के पीछे लोग पड़े हुए थे, ये है। तो कंपटीशन बढ़ गया, अच्छी पोस्ट लगी लोगों को, तो वो है चीज है। देखो गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया गया है। देखो ये ध्रुव राष्ट्रकूट था, इसने अपने चिन्ह में शामिल किया। इसने प्रतियारों को भी हरा दिया, इसने पालों को भी हरा दिया। ये खुद राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में राज करते थे, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक बेल्ट में। इन्होंने अपने चिन्ह में गंगा और यमुना को शामिल किया। इसका मतलब है कि गंगा और यमुना क्षेत्र को जीता है, इसलिए शामिल किया गया है। जालोर, अवंती एवं कन्नौजी प्रतिहार, या कन्नौज कह दो या कन्नौजी कह दो, प्रतिहारों की नामावली प्रारंभ होती है। इनकी वंशावली कहां से प्रारंभ होती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए माइंड अपसेट हो रहा है। अरे कुछ नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि अगर सिलेक्शन लेना है ना किसी भी नौकरी में, बड़ा आसान है। आसान कैसे है? राजस्थान जीके तैयार कर लो, अच्छी हिस्ट्री, अच्छी कला संस्कृति, अच्छी की बात कर रहा हूं मैं, अच्छी पॉलिटिकल, अच्छी ज्योग्राफी, राजस्थान की तैयार कर लो, भारत की तैयार कर लो, विश्व की तैयार कर लो। अब आप कहोगे सर मैं अगर भारत की ज्योग्राफी तैयार करूं तो फिर कोई जैसे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मुझे पता है उनके बारे में, जो आपको करीबन 50-60 क्लासें कराते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। और मैं कहता हूं कि लास्ट 12 क्लास की है, 12 घंटे की 12 क्लास की मात्र इंडियन ज्योग्राफी है, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और 12 क्लास में सिलेक्शन है। अब हो सकता है कि कोई आपको 50-60 क्लास का मैटर दे, या 50 आप इतनी सारी किताबें पढ़ो कि बहुत सारा मैटर हो जाए, याद थोड़ी हो सकता है भाई, याद होना जरूरी है ना। अब इसमें मान लो एक क्वेश्चन इस 50 क्लास और 12 क्लास में से एक क्वेश्चन इसमें से आ गया एक्स्ट्रा, जो इसमें नहीं था 12 क्लास में, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन से कहां सिलेक्शन टिका है। लेकिन सब जगह ऐसा होना चाहिए कि छोटे से छोटा मैटर, आजकल उल्टा चल रहा है, बड़े से बड़ा मैटर, और लोग पागल हो रहे हैं। मैं ये कर कुछ नहीं सकते, आप बाजार से इतनी सारी इतिहास फर्स्ट ग्रेड की किताबें ला सकते हो और उनका झुंड लगा सकते हो अपने लाइब्रेरी में, अपने घर में, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा उनसे। सिलेक्शन सीमित मैटर से होता है, ज्ञान तो बाद में लिया जा सकता है। जालोर, अवंती, कन्नौजी, देखो जालोर नागभट्ट प्रथम ने जालोर में स्थापना की। इसी ने अपनी दूसरी राजधानी अवंती यानी उज्जैन को बनाया था। फिर इसी के वंशज धीरे धीरे कन्नौज चले गए। नागभट्ट प्रथम के ही परिवार के लोग कहां चले गए? कन्नौज चले गए। इसी की शाखा ने कन्नौज राज किया, इसी की शाखा ने जालोर राज किया, इसी की ने अवंती, इसी की ने कन्नौज। तो ये वंशावली कहां से शुरू हुई है? नागभट्ट प्रथम से शुरू हुई है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल लोगों का सही भी है, आप लोगों का। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? किसनों का स्टैंडर्ड है, एग्जाम में यही आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। कौन सी उपाधि नागभट्ट प्रथम ने धारण की थी ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार?
ग्वालियर प्रशस्ति जो है, ये ग्वालियर परिस्थिति मिहिर भोज ने लिखवाई थी। मिहिर भोज ने ग्वालियर के अंदर, एमपी के अंदर लिखवाई थी। मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति लिखवाई। मिहिर भोज ने 2 प्रशस्तियां लिखवाई, एक ग्वालियर में और है, ग्वालियर के अंदर एक मंदिर के अंदर और है, चतुर्भुज मंदिर के अंदर। तो ग्वालियर में इसने 2 लिखवाई है। एक तो ये प्रशस्ति है जो अलग है, एक ग्वालियर का लेख अलग है। इस ग्वालियर के लेख में शून्य की जानकारी मिलती है। शून्य का प्रथम अभिलेख ये साक्ष्य है। ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि शून्य का जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है, किसी अभिलेख में शून्य का उल्लेख है, वो पहला अभिलेख है ग्वालियर का अभिलेख जो मंदिर में मिला है, मिहिर भोज का ही है। ये अलग है प्रशस्ति, ये भी मिहिर भोज की है ग्वालियर के अंदर। तो इसे कहा गया है नागावलोक। क्या कहा गया है? इसमें नागावलोक कहा गया है। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होने के बाद प्रतिहार शासक वसराज ने अपनी राजधानी कहां बनाई? राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने आक्रमण कर दिया था प्रतिहार शासक वसराज पर, और उसने, देखो वैकेंसियां खूब इंतजार कर रही है आपका। अगर आप बीएड धारी हो तो निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बड़ी भर्तियां इंतजार कर रही है, और लगातार आएगी 3 साल तक। भर्तियों पे भर्तियां, भर्तियों पे भर्तियां। आप क्षमता तुम्हारी है कि आप तैयारी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अपने आप को 2 साल दे दो अधिकतम, जैसे कमजोर बच्चों के लिए कह रहा हूं, बाकी तो 3 महीने की पढ़ाई बहुत है। और अगर आप बीएड धारी नहीं हो तो फिर आपको तैयारी करनी चाहिए। और जैसे भर्तियां आ रही है उनकी, पटवारी की भर्तियां आने की संभावना पूरी तरह से है। सीईटी की पहले तैयारी करो। उसके अलावा बड़ी केंद्र में रेलवे की बड़ी भर्ती आने का इंतजार कर रहा है। चलो इसका उत्तर क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उत्तर बहुत कम लोग दे पा रहे हो, तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल इंतजार हो रहा है आपके उत्तर का। मैं सभी के उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। चलो बिल्कुल, उत्तर होगा जालोर। हो गई गलती, बिल्कुल हो गई गलती, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है आपसे। जालोर उत्तर होगा। देखो इनकी फर्स्ट राजधानी थी प्रतिहारों की, वो थी राजस्थान में मंडोर। सेकंड राजधानी थी, ये बनाई थी हरिश्चंद्र ने। किसने बनाई थी भाई? हरिश्चंद्र ने बनाई थी। ये किसने बनाई थी भाई? नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। ये किसने बनाई थी भाई? जालोर को, प्रॉपर जालोर को वसराज ने बनाई थी भाई। उत्तर होगा ये। ध्यान रखना अच्छी तरह से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखो। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की? नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी राजधानी बनाई? नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? देखो एक लिंक चल रहा है आपके मेजर मिशन क्लासेस की तरफ से आया है यूट्यूब का लिंक, हिस्ट्री वॉरियर। ये अपना एक नया यूट्यूब चैनल है और इसी पे जुड़ना आपको, वीरू सर हिस्ट्री वॉरियर पर। जल्दी अपनी क्लासें, बहुत सारे इस पर मैटर, बहुत सारी बातें अपन करेंगे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही है। बिल्कुल कल अंतिम कार्य दिवस है। उसके बाद में हमारी मुलाकात भी बढ़ेगी, मुलाकात का टाइम भी बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, दोनों चैनल पर मिलेगी। चलो देखो, अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की?
कन्नौज, बिल्कुल करेक्ट है, कान्यकुब्ज। तो देखो, एक राजधानी मंडोर, एक भीनमाल, एक जालोर और एक कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज को किसने बनाया था? वो बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को बनाया था। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कौन सी राजधानियां किसने बनाई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बुचकला अभिलेख में किस से परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर किस प्रतिहार शासक को कहा गया है? बुचकला का जो अभिलेख है, बुचकला अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर किसे कहा गया है? गति पकड़ लो थोड़ी सी। किस अभिलेख में कहा गया है? अरे क्वेश्चन इतने करवा दूंगा कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी, फिर फाइनल सीरीज चलेगी, उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन बचा के रखे हैं। अब एकदम से सब क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत क्वेश्चन, बहुत सारी बातें आपकी टेस्ट हो जाएगी, और कह रहा हूं कि आप पढ़ें। बिल्कुल 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 अशोक जी, ये आपको मिलेगा कल के बाद में। कल के बाद में आपको खूब सारा उसके अंदर कंटेंट मिलेगा। कल लास्ट वर्किंग डे, उसके बाद में खूब सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। चलो देखो, गति पकड़ लो थोड़ी सी। बुचकला अभिलेख में किसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर? उत्तर होगा इसका नागभट्ट द्वितीय। देखो, नागभट्ट द्वितीय ने ही बुचकला अभिलेख लिखवाया था, और बुचकला अभिलेख में इसे ही परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है। बिल्कुल। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे माना जाता है? इंद्र प्रकाश जी, अभी मैं प्राचार्य पोस्ट पे हूं। प्राचार्य पोस्ट पे प्रधानाचार्य का ही नाम बदल दिया गया है और प्राचार्य बना दिया गया है उसको ही, पद नाम चेंज है, केवल वही चीज है। चलो देखो, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है सर्वश्रेष्ठ? मिहिर भोज को। बिल्कुल, मिहिर भोज के काल में सब चीज में तरक्की हुई थी और बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, तो सर्वश्रेष्ठ शासक मिहिर भोज को माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कम बनता है, ऐसा क्वेश्चन किसी बात को लेकर बन सकता है, ऐसे बनने की संभावना कम रहती है। उद्योतन सूरी जिसने कुवल्यमाला लिखी थी, जीनसेन सूरी जिसने हरिवंश पुराण लिखी थी, किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? बिल्कुल, उद्योतन सूरी कुवल्यमाला व जीनसेन सूरी हरिवंश पुराण लिखने वाले। तो ये पुस्तक भी पूछी जा सकती है कि उद्योतन सूरी की कौन सी रचना है कुवल्यमाला, और जीनसेन सूरी की है हरिवंश पुराण। ये किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों, उद्योतन सूरी और जीनसेन सूरी, ये किसके समकालीन है? बिल्कुल, अपना नया YouTube चैनल है, बिल्कुल उस पर सभी साथी जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। क्या उत्तर होगा इसका? 15वें का ध्यान रखना है, वत्सराज। कौन सा उत्तर होगा? वत्सराज। वत्सराज के समकालीन थे उद्योतन सूरी और जीनसेन सूरी। किस गुज्जर प्रतिहार नरेश ने त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की थी? किस गुज्जर प्रतिहार नरेश ने त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की थी? बताओ देखें। त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या था? एक तरफ तो लड़ रहे थे भारत के अंदर गुज्जर प्रतिहार, ये भारत के अंदर 3 शक्तियां आपस में लड़ रही थी, उसे ही त्रिकोण संघर्ष कहते हैं। 3 शक्तियां इस तरफ तो लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे गुज्जर प्रतिहार थे इधर दक्षिण में थे राष्ट्रकूट, और इधर थे पाल, बंगाल और बिहार की तरफ। इन आपस में जो लड़ाइयां हुई उसे कहा जाता है
त्रिकुट संघर्ष। तो ये त्रिकुट संघर्ष किसने शुरू किया था, किसके कारण ये शुरू हुआ था 16वें में? त्रिकुट संघर्ष आखिर किसने छेड़ा था? तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर अभी तक बिल्कुल आने लगा है, या बिल्कुल वसराज ने ये त्रिकोट संघर्ष छेड़ा था, क्योंकि प्रतिहार शासक जो वसराज था उसने इस लड़ाई को छेड़ दिया था। उसने क्या किया था, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था, और कन्नौज पर जब इस वसराज ने जब इस कन्नौज पर आक्रमण किया, उसी के साथ में ये त्रिपक संघर्ष तीनों में शुरू हो गया था। वसराज, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक वसराज को पराजित किया? त्रिकुट संघर्ष वसराज ने छेड़ा था। वसराज को किसने पराजित किया था, किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? बिल्कुल जल्दी से जल्दी उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल 17वां क्वेश्चन आ चुका है सावित्री जी। नेट स्लो है आपका शायद, या कोई दिक्कत है अन्य? चलो, बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब अपना टाइम हो जाता है और कब अपन को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। इन क्वेश्चनों को इग्नोर ना करें। आपको बड़ी बड़ी किताबें नहीं लानी पड़ेगी, ऐसी किताबें जो आप हजारों रुपए खर्च करके ला रहे हो, जिसमें आए हुए क्वेश्चन हैं, बनाए हुए क्वेश्चन हैं, टेस्ट सीरीज है, तो वो सब आपको इसमें इंक्लूड मिल रही है। आए हुए क्वेश्चन, बनाए हुए क्वेश्चन, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन, तो आपको सब चीजें इसके अंदर मिल रही है। नोटिफिकेशन नहीं है आए तब भी आप तो आ जाया करो, 9:50 पे तो कंफर्म दे के लिया करो, मैं मिल जाऊंगा आपको। संडे के अलावा तो मिल ही जाता हूँ, प्रयास यही रहता है कि, और कोई जरूरी काम होता है तो मैं उसको कंप्लीट करके और ये टाइम रखता हूं। बिल्कुल ध्रुव प्रथम, ये ध्रुव प्रथम वही है जिसने अपने राष्ट्रकूट, जिसने अपने प्रतीक चिन्हों में गंगा और यमुना को शामिल किया था। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। पहला प्रतिहार शासक कौन है जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? एकदम जल्दी से उत्तर दे दो इसका कि पहला कौन है जिसने ये उपाधि धारण की। इंद्र प्रकाश जी, केवल फर्स्ट ग्रेड इतिहास अभी फिलहाल, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड इतिहास का चल रहा है अभी, और छुट्टियों में फिर देखते हैं, रूपरेखा बनाते हैं कुछ। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, क्या उत्तर होगा इसका? अभी मैंने बताया था तुम्हें, यही है वो उत्तर। ये क्वेश्चन आया था, ये रहा। बुचकुला अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज किसको कहा गया है? नागभट्ट द्वितीय को। तो यही तो पूछा है कि पहला प्रतिहार कौन था जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण किया? तो नागभट्ट द्वितीय। बी उत्तर होगा इसका, बी उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, पहला पूछा है, इसका मतलब है कोई दूसरा भी हो सकता है। दूसरा कौन है जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, इसका मतलब है प्रतिहारों में दो शासकों ने यह उपाधि धारण की है, और दूसरा है महेंद्रपाल। इसने भी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है। ध्यान रखना, दो हैं। महेंद्रपाल की भी यही उपाधि है। अगर आए कि परम भट्टारक किसे कहा जाता है, ये ऑप्शन ही नहीं हो, मेन तो इसकी है, क्योंकि बुचकला अभिलेख में इसको स्पष्ट कहा गया है, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो भाई महेंद्रपाल की भी है ये उपाधि। ध्यान रखना इस चीज को। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज को जीता और अपनी राजधानी बनाया, जहां से प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का प्रारंभ हुआ। गुर्जर प्रतिहारों का वो कौन सा शासक था जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बना ली और कन्नौज शिफ्ट हो गए, और वह प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का प्रारंभ हुआ। देखो प्रतिहार है ना, रियल में तो प्रतिहार मंडोर से पैदा हुए हैं, ठीक है,
मंडोर से ये भीनमाल गए हैं, भीनमाल से ये पहुंच गए हैं कन्नौज। तो भाई कन्नौज कौन कौन सा बेटा था जो कन्नौज शिफ्ट हुआ, वहां राजधानी बना के कन्नौज शाखा को शुरू कर दिया है? तो बिल्कुल मैंने बता दिया ना आपको, कौन सी बता रहे हो, किसका बता रखा है? पहले मुझे ये बताओ आप रितेश जी, इसका इसका तो कैसे होगा? मैंने बता रखा है ना, बुचकुला में दिया हुआ, बुचकुला है ही नागबड़दित्य का। ठीक है, तो नागबड़दित्य तो इससे सीनियर है ना, तो नागबड़दित्य उससे जूनियर का वर्णन कैसे करेगा? नागबड़दित्य के लेख में उससे पहले के राजाओं के नाम मिलेंगे, तो यही हुआ ना, महेंद्रपाल तो हो ही नहीं सकता। क्या क्वेश्चन था, कहां थे अपन? तो कन्नौज को जीतकर नागबड़दित्य, नागबड़दित्य था जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले प्रतिहारों में। ये कन्नौज को जीत लेता है और उसको राजधानी बना लेता है। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ग्वालियर प्रशस्ति बताया मैंने, ग्वालियर में 2 लेख हैं उसके, एक तो प्रशस्ति है और एक लेख और है मंदिर में मिला हुआ। तो बताओ मुझे कि किस राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई, जिसमें उस राजा को उपाधि भी दी गई है, उसे प्रभास और आदिवराह कहा गया है। 2 उपाधियां भी उस राजा को दी गई है इस ग्वालियर प्रशस्ति में, प्रभास और आदिवराह। उसने लिखवाई थी इसको, उसने अपने से पूर्व राजाओं को भी लिखवाया था। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल, अभी तक एक आंसर आया है। किसे प्रभास और आदिवरा कहा जाता है? उसी ने ग्वालियर अभिलेख लिखवाया था, ग्वालियर प्रशस्ति लिखवाई थी। बिल्कुल इंद्र जी, रितेश जी, आंसर चाहिए मुझे इसका फास्ट आंसर। रितेश जी कौन सा होगा? ABCD, बस क्या क्या गड़ा है? जल्दी से आंसर दे दो, चलो देखते हैं। अरे अरे, मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था? ये शायद पहला दूसरा क्वेश्चन ही था, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि ग्वालियर प्रशस्ति 2 है और दोनों मिहिर भोज की लिखाई हुई है। और मैंने तुम्हें मिहिर भोज के डंडा लगा के क्या बताया था कि मिहिर भोज ही भोज प्रथम है भाई, मिहिर भोज ही तो भोज प्रथम है, ये उत्तर होगा। और सुनो मेरी बात को, एग्जाम में 2nd ग्रेड में स्पष्ट क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था कि मिहिर भोज कौन है? 2nd ग्रेड में क्वेश्चन था मिहिर भोज कौन है? भोज प्रथम, भोज द्वितीय, नागबड़ प्रथम, नागबड़ द्वितीय। तो मिहिर भोज भोज प्रथम है, ये 2nd ग्रेड में सिंपल क्वेश्चन आया। चलो, कल का बोनस क्वेश्चन था कि पत्थरों का बांध कहां से प्राप्त हुआ है? तो पत्थरों का बांध गणेश्वर से प्राप्त हुआ है। यहां पर कांतली नदी थी, उस पे पत्थरों का बांध, तभी तो यहां मछलियां पाली जाती थी, और मछलियां पाली जाती थी तभी तो मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है यहां से। तो इस प्रकार से ये बांध था गणेश्वर में पत्थरों का। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि धारण की है? बिल्कुल कमेंट में उत्तर आना चाहिए इसका। देखो, अगर मेरे साथ में तैयारी करनी है तो तैयारी करके आनी होगी आपको, तो कल के लिए तैयार हो जाओ पूरी तरह से। कल मिलूंगा मैं आपको, और मिलूंगा इसी प्रतिहार वंश के साथ में, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं ऐसे। तो प्रतिहार वंश के साथ में मिलूंगा, तो वापस तैयारी वैसी की वैसी ही होनी चाहिए, उसी लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो तैयार रहें, निश्चित रूप से मजा आ जाएगा। चलो, इसका आंसर कमेंट में देना मुझे, और बिल्कुल तैयारी करके आओ, मजा तभी आ रहा है। तो मिलते हैं अपन कल की क्लास के लिए। बिल्कुल धन्यवाद सभी का। आप जुड़े रहो, कंटिन्यू जुड़े रहो, और आपके जो साथी हैं जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, कोई मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनको भी बोलो, निश्चित रूप से फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू सभी को, और शेयर कर दिया करो, शेयर जरूर किया करो, निश्चित रूप से फायदा हो तो वहाँ शेयर करना चाहिए।
चलो मिलते हैं अगली क्लास में।